हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और हष्ट पुष्ट होंगे। अपने साथ साथ अपने परिवार वालों का भी ख्याल काफ़ी अच्छे से रख रहे होंगे। मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं आप सभी का पीएससी जर्नी फैमिली में स्वागत करता हूँ। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के, क्योंकि आज हम लोग जो यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार बजट, जो अभी यहाँ पे रिलीज़ किया गया था उनके द्वारा हम लोग यहाँ पे कवर करते हुए चलेंगे बिहार बजट को लेकर के, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चाहे प्रीलिम्स को लेकर के हम लोग बात करें या मेंस को लेकर के बात करें या इंटरव्यू को लेकर के बात करें, हर एक जगह पे आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको हर जगह पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 2022-23 का बिहार का बजट जो है अभी रिलीज़ किया गया था यहाँ पे किसके द्वारा? फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, जिनका नाम है तारकिशोर प्रसाद जी। ठीक है, देखिए एक होता है बजट, एक होता है सर्वे, है ना। एक होता है बजट, एक होता है आर्थिक सर्वेक्षण। बजट जो होता है वो आने वाले सत्र के बारे में बतलाता है कि आने वाला जो सेशन है, यानी जो अभी जो सेशन स्टार्ट हुआ है, ये सेशन कौन सा सेशन? सेशन FY23 फाइनेंशियल ईयर 2023, फाइनेंशियल ईयर 23 की बात यहाँ पे कही जा रही है, जिसको जो आपका स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2022 से और ये एंड जो होगा वो 31 मार्च 2023 को होगा। तो इससे रिलेटेड जो भी आपके बजट से संबंधित है वो सारी बातें यहाँ पे डिस्कस की जाएगी। आर्थिक सर्वेक्षण होता है बीते वर्ष को लेकर के। आर्थिक सर्वेक्षण जो यहाँ पे जारी किया गया था वो फाइनेंशियल ईयर 22 का जारी किया गया था, यानी जो बीता वर्ष में जितने भी ब्यौरा था, है ना, पैसों को लेकर के, वो यहाँ पे क्या किया गया है, सरकार के द्वारा कहाँ कहाँ पे किन किन क्षेत्रों में क्या क्या खर्च किए गए, वो सारे के सारे ब्यौरा, सारे के सारा डेटा जो है वो आर्थिक सर्वेक्षण में जो बीते वर्ष का जो सत्र है उसके बारे में बतलाता है। और आने वाले सत्र से रिलेटेड जो सरकार के द्वारा किन किन क्षेत्रों में क्या क्या निवेश किए जाने और कहाँ कहाँ से पैसे आएंगे, वो सारी बातों का ब्यौरा जो होता है, डेटा जो होता है, इन्फॉर्मेशन जो होता है, वो कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? बजट में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो लेकिन अगर हम लोग बजट की बात करें तो बजट से सबसे पहला क्वेश्चन तो यही निकल के आ जाता है कि बजट, स्टेट बजट खास करके हमारे संविधान में कहाँ पे इसके बारे में जिक्र किया गया है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, हमारे संविधान में जब आप जाइएगा आर्टिकल 202 में, 202 में, ये ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 202 में राज्य के बजट के बारे में आपको देखने को मिलेगा। देखिए, और सबसे बड़ी बात, हमारे संविधान में बजट शब्द कहीं पे भी यूज नहीं किया गया है, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके जगह पे कौन सा वर्ड यूज किया गया है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये बात ध्यान रखिएगा। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये आपको देखने को मिलेगा। इसी को कहते हैं हम लोग, डेट इज बजट कहते हैं, जिसको हमारे संविधान में आर्टिकल 202 में इसके बारे में जिक्र किया गया। ये बात ध्यान रखते चलेगा। बजट आने वाले सत्र के बारे में पूरा ब्यौरा देते हुए चलता है, पूरा इंफॉर्मेशन देते हुए चलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार बजट जो है वो आपका, यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 पिलर्स पे ये पूरी तरह से केंद्रित होने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं समाज कल्याण में 5.2%, स्वास्थ्य में 6.7%, शिक्षा में 16.5%, कृषि में 12.2%, उद्योग में 0.6%, 0.69%। इस पर यह आपका फोकस करता हुआ चलेगा। बजट यहाँ पे जो पेश किया गया है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा यहाँ पे पेश किया गया है, जो कि कौन है? तारकिशोर प्रसाद जी, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 सूत्रों पर यह आपका इस साल का बजट जो है वो आपका आधारित है। कौन कौन से है? स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, उद्योग में निवेश हो गया, कृषि एवं संबंधित क्षेत्र हो गया, आधारभूत संरचना ग्रामीण एवं शहरी हो गया, विभिन्न वर्गों का कल्याण हो गया। तो इन 6 सूत्रों के क्रियान्वयन पर ही 2022-23 में हम जो राज्य का जो बजट है वो आपका क्या करेगा? केंद्रित रहेगा, फोकस करेगा। ये बात ध्यान रखते हुए चलिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हम लोग बात करें, यहाँ आप देख सकते हैं तारकिशोर प्रसाद जी के द्वारा यहाँ पे वित्त मंत्री व उप मुख्यमंत्री बिहार के, जिनके द्वारा यहाँ पे बजट की अनाउंसमेंट यहाँ पे की जा रही है, बजट यहाँ पे पेश किया जा रहा है। ठीक है, बजट के बारे में अगर कुछ बेसिक चीज़ें अगर हम लोग जाने, है ना, तो बजट के बारे में अगर बेसिक चीज़ें जानने को लेकर के पहले आप देख लीजिए ये बजट किस दिन को रिलीज़ किया गया, ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। 28 फरवरी 2022 को यहाँ पे जो बिहार बजट जो है वो पेश किया गया था
किसके द्वारा? वित्त मंत्री के द्वारा, बिहार के तारकिशोर प्रसाद जी के द्वारा ये बजट पेश किया गया था विधानसभा में। याद रहेगा सभी लोगों को। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार सरकार का कितने करोड़ का बजट है। तो ये देखिए जहां जहां स्टार मार्क्स बना रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। इसको आपको ध्यान में रखते हुए चलना है कि किस दिन ये आपका बजट पेश किया गया था, किसके द्वारा पेश किया गया था और बिहार का बजट इस साल का कितना है। सबसे बड़ा मेन पॉइंट तो यही हो जाता है इस वर्ष जो आगामी जो आपके पेपर्स है उसको लेकर के, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जनरली प्रीलिम्स में, मेंस में, इंटरव्यू में जनरली इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। हर एक जगह पे ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, ये डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो ध्यान से चीज़ों को समझते हुए चलिएगा, बहुत बारीकी से सारे चीज़ समझाता हुआ चलूंगा। फोकस पूरा होना चाहिए यहाँ पर और चीज़ों को समझने का प्रयास करते हुए चलिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एजुकेशन के लिए यहाँ पे कितने करोड़ रुपए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो 39,000 करोड़ रुपए यहाँ पे आप देख सकते हैं। एग्रीकल्चर फील्ड के लिए 29,000 करोड़ रुपए यहाँ पे, हेल्थ के लिए 16,000 करोड़ का बजट यहाँ पे आप देख सकते हैं। समाज कल्याण के लिए 12,375 रुपए करोड़ यहाँ का बजट देखने को मिलेगा। किसानों को फ्री में दिया जाएगा, हर जिले में एक मॉडल +2 हाई यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 4,638 ऑपरेशनल प्रोफेसर की नियुक्ति होगी, असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति होगी 4,638। 3 नई यूनिवर्सिटी यहाँ पे खोली जा रही है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जिस पर ये आपका फोकस करेगा इस साल का बजट, ये ध्यान रखते हुए चलेगा, ठीक है। ये साल का बजट ये आपका फोकस करने जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। कृषि के क्षेत्र में भी फ्री में सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। थोड़ा सा हम लोग इसको बेसिक चीज़ें कवर करते हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा। बजट की अगर हम लोग बात करें तो ये देखिए बजट में क्या होता है ना, 2 चीज़ें होती हैं, ध्यान से प्रयास कीजिएगा समझने को लेकर के। एक होता है आपका राजस्व, क्या होता है? एक होता है राजस्व, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रेवेन्यू। रेवेन्यू यानी कहाँ से पूंजी आ रही है, ठीक है। और दूसरा होता है कैपिटल, मतलब कहाँ से पैसे आ रहे हैं और कहाँ पे पैसे जा रहे हैं, इसको कहते हैं पूंजी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो रेवेन्यू क्या हो गया? रेवेन्यू मतलब हो गया प्राप्तियां, राजस्व कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। सपोज कीजिए कोई भी एसेट है, उस एसेट को क्रिएट करने में जो जहाँ पर एसेट का क्रिएशन होता है, सपोज कीजिए जहाँ पर कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो क्रिएट होती है, उसको बनाया जाता है, तो वहाँ पर कैपिटल का हिस्सा होता है, ये ध्यान रखिएगा, कैपिटल का हिस्सा होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लिख लीजिए इसको, जहाँ पर एसेट का मतलब प्रॉपर्टी का, एसेट का क्रिएशन होता है, जहाँ पर एसेट का क्रिएशन होता है उसको क्या कहते हैं? एसेट का क्रिएशन होता है, वो किसके अंडर में आता है? वो कैपिटल के हिस्से में आता है, ये ध्यान रखिए, कैपिटल का हिस्सा होता है, वो कैपिटल का हिस्सा होता है, ठीक है। कैपिटल का हिस्सा होता है, कैपिटल के अंदर में आता है। अब ये एसेट्स में क्या क्या हो सकते हैं? आइए थोड़ा सा मैं आपको बताता हुआ चलता हूँ। एसेट में सपोज कीजिए डैम का निर्माण हो गया, ठीक है, डैम का निर्माण हो गया, हाईवे का निर्माण हो गया, सड़क का निर्माण हो गया, ठीक है, और या फिर आप कह सकते हैं बिल्डिंग का निर्माण हो गया। इन सब चीज़ों के जो निर्माण में जो पैसे आपके जाते हैं, इन सभी चीज़ों को क्रिएट करने में, वो किसके अंडर में आते हैं? वो कैपिटल के अंदर में आते हैं। डैम हो गया, हाईवे हो गया, बिल्डिंग हो गया, एटसेट्रा आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आप कह सकते हैं स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, इन सबको क्रिएट करने में जो भी पैसा लगती है, जो भी लागत लगता है, वो सब किस में आएगा? वो कैपिटल में आता है, ठीक है। तो बिल्डिंग बनाने में खर्चा पूंजी में लगती है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी भी तरह का, अगर हम सपोज कीजिए हॉस्पिटल ही बना रहे हैं, हम लोग यहाँ पे हॉस्पिटल ही बना रहे हैं, तो हॉस्पिटल बनाने में ऑब्वियस सी बात है, जो बिल्डिंग बनाने में जो खर्च आएंगे, बिल्डिंग बनाने में जो खर्चा आएगा, वो खर्चा कहाँ पे आएगा? वो खर्चा आपका पूंजी मोटी लगती है, यहाँ पे इसको क्या कहते हैं? पूंजी अच्छी खासी लगती है, मोटी लगती है, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। अच्छी खासी पूंजी लगती है इसका निर्माण करने में, ठीक है। जब इसका निर्माण हो गया तो ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पे अब स्कूल्स का निर्माण हुआ है, हॉस्पिटल्स का निर्माण हुआ है, तो वहाँ पे तो बाकी चीज़ को भी अरेंज तो करना पड़ेगा ना। तो स्कूल हॉस्पिटल्स की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो स्कूल्स हॉस्पिटल की बात करें तो यहाँ पे नर्स को यहाँ पे रखना पड़ेगा, ठीक है, डॉक्टर को रखना पड़ेगा, उनको सैलरी देनी पड़ेगी, सैलरी किस बेसिस पे
दिया जाएगा, मंथली बेसिस पे दिया जाएगा। तो ये सैलरी जो है, ये सैलरी जो दिया जा रहा है ये आपका रेवेन्यू के अंडर में आता है, ये ध्यान में रखिएगा। ये किसके अंडर में आता है? ये रेवेन्यू के अंडर में आता है। बाकी ये किसके अंडर में आता है? ये कैपिटल के अंदर में आता है। तो कैपिटल जब तक सरकार यूज नहीं करेगी, पूंजी खर्च नहीं करेगी, तब तक वहां से पैसे कहाँ से आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपका रेवेन्यू में आता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, देखिए दो पार्ट होते हैं इसके, रेवेन्यू हो गए, कैपिटल हो गए बजट के। अगर हम लोग रेवेन्यू की बात करें, ठीक है, अभी हम लोग बात कर रहे हैं राजस्व की। किसकी बात कर रहे हैं? रेवेन्यू की बात कर रहे हैं। रेवेन्यू यानी राजस्व की बात कर रहे हैं। राजस्व की अगर हम लोग बात करें तो राजस्व में आप देख सकते हैं इसके भी यहाँ पे दो भाग होते हैं। इसके भी कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। एक में हो गया रिसिप्ट, एक क्या हो गया? एक हो गया रिसिप्ट, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? राजस्व प्राप्तियां। क्या कहते हैं इसको? राजस्व प्राप्तियां, राजस्व प्राप्तियां। ठीक है, ये कुछ इकोनॉमिकल टर्म है, वो सारी चीजें मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ, चीजों को समझिएगा। और एक होता है एक्सपेंडिचर, ये देखिए बोथ लैंग्वेज में आपको बढ़ा रहा हूँ। एक्सपेंडिचर, इसको क्या कहते हैं? राजस्व व्यय। राजस्व व्यय यानी जो खर्च होते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, देखिए अगर समझिए यहाँ पे एक्सपेंडिचर वगैरह में कौन कौन से चीज़ें आ गए, जैसे कोई भी इंटरेस्ट का जो पेमेंट होता है ना, वो इसके अंडर में आता है। इंटरेस्ट का जो पेमेंट होता है वो इसके अंदर में आता है। या फिर सब्सिडीज़ वगैरह देखा है ना आप लोगों ने, सब्सिडीज़ वगैरह मिलती थी, सब्सिडीज़ मिलती है। तो ये सारे सब्सिडीज़ वगैरह जो हो गए वो सब किसके अंदर में आएंगे? राजस्व व्यय के अंदर में आएंगे। अगर मान लीजिए अगर ये रिसिप्ट जो है, रिसिप्ट जो है ये रिसिप्ट अगर बड़ा हो गया, रिसिप्ट ज़्यादा है खर्च के, ठीक है, जितना हमारे पास देखिए 100 रुपये, 100 में से 98 खर्च हो गया, तो अभी भी हमारे पास 2 रुपये बचा है ना। तो जितना पैसा था उसमें वो पैसे में ही हम लोग कुछ पैसा बच गया। तो ये आपका किसके अंदर में आता है? इस तरह के आप लोग कंडीशन को कहेंगे रेवेन्यू सरप्लस। क्या कहेंगे? रेवेन्यू सरप्लस, यानी हम घाटा में नहीं हैं, हम प्रॉफिट में हैं, है ना। राजस्व अधिशेष, इसको क्या कहते हैं हिंदी में? हिंदी में राजस्व अधिशेष कहेंगे, यानी अभी भी हम प्रॉफिट में हैं। यानी 100 रुपए का आपने माल खरीदा, उसमें से 98 रुपए का बेच दिया, फिर भी तो हमारे पास 2 रुपए बचा ना। ये रेवेन्यू सरप्लस में, कहते हैं ना सरकार अभी सरप्लस में चल रही है, मतलब उनके पास अभी पूंजी बची हुई है। दूसरा जो कंडीशन होता है वो मैं आपको बता दूं। दूसरा कंडीशन क्या होता है? दूसरा कंडीशन ध्यान से समझिएगा। दूसरा कंडीशन क्या होगा? रिसिप्ट अगर कम होगा एक्सपेंडिचर से, यानी जो प्राप्तियां होती हैं वो खर्च से अगर कम हो जाए, तब क्या कंडीशन देखने को मिलेगा? तब देखने को मिलेगा रेवेन्यू डेफिसिट, यानी इसका क्या मतलब हो गया? राजस्व घाटा। ये ध्यान में रखते हुए चलेगा, राजस्व घाटा। ठीक है, और यही चीज़ों को लेकर के आगे चीज़ें बताई गई है। समझ में आ गया? तो हमेशा आप देख सकते हैं जो राजस्व है वो राजस्व प्राप्तियां हो गया, राजस्व व्यय हो गया। अगर राजस्व प्राप्तियां राजस्व व्यय से ज़्यादा है तो अधिशेष देय होगा। अगर पैसे जितने हैं नहीं उससे ज़्यादा हम खर्च कर रहे हैं तो हम किस में चले जाएंगे? अगर 100 रुपये है, 100 रुपये के बदले में आपने सामान आपके सामान यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं आपके पास 100 रुपये और आपने सामान खरीद लिया कितना का? आपने खरीद लिया 102 रुपये का, तो 2 रुपये आप घाटे में चले गए। ठीक है, 2 रुपये घाटे में चले गए। तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला हम लोग बात करें, ये तो हो गया रेवेन्यू, ये रेवेन्यू का पोर्शन मैंने आपको बताया। अब आइए कैपिटल की तरफ बढ़ते हैं। किसके तरफ बढ़ते हैं? कैपिटल के तरफ। लेकिन कैपिटल में भी अभी मैं आपको बता दूं, कैपिटल में बढ़ने के पहले मैं आपको रेवेन्यू बता दूं। ठीक है, रेवेन्यू की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो इसके रिसिप्ट वाले पोर्शन पर चलते हैं। रिसिप्ट वाले पोर्शन यानी इसी वाले पोर्शन में, प्राप्तियां वाले पोजीशन पे, ये आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो राजस्व प्राप्तियां की अगर हम लोग बात करें तो राजस्व प्राप्तियां जो है वो 2 प्रकार की होती है। पूंजी कहाँ से आते हैं हमारे पास? एक होता है टैक्स के फॉर्म में और एक होता है नॉन टैक्स के फॉर्म में। सरकार के पास जो पूंजी पहुंचती है वो किस फॉर्म में पहुंचती है? एक टैक्स के फॉर्म में, एक नॉन टैक्स के फॉर्म में। टैक्स का 2 रूप है, कर का 2 रूप है, ये ध्यान रखिएगा। कर का 2 रूप है, एक कौन सा है? डायरेक्ट टैक्स। कौन सा है? डायरेक्ट टैक्स। और ये इनडायरेक्ट टैक्स।
ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स, अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट कर सीधा कर जो होता है वो बेसिकली जो सैलरीड पर्सन होते हैं उनके सैलरी से टीडीएस के रूप में वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाता है जब आप क्या करते हैं बैलेंस शीट, यानी जब आपका रिटर्न फाइल करते हैं उस समय में सरकार के पास आपको लेकर के सारा ब्यौरा देखने को मिलेगा कि आप कितना कमा रहे हो, कितना खर्च कर रहे हो, वो सारा स्टेटस जो है वो सरकार के पास अपडेट करनी होती है, पहुंच जाती है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स सब कोई पे कर रहे होते हैं। छोटा से छोटा सामान भी आप खरीदिएगा तो उसको लेकर के भी आप टैक्स पे कर रहे हैं, क्योंकि आप कोई भी सामान अगर आप खरीदते हैं तो अब ऐसी बात है उस सामान को जब आप सर्च करते हैं उसके प्राइस लिस्ट को लेकर के, तो प्राइस जहाँ पे लिखा होता है उसके बगल में ब्रैकेट में प्रिंट होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्स, यानी जो छोटा से छोटा बच्चा, बड़े से बड़े बुजुर्ग जो सामान खरीद रहे हैं दुकान से, वो सारे का सारा टैक्स इंक्लूडेड होता है, ये ध्यान में रखिएगा। और उसी के फॉर्म में बेसिकली सरकार के पास भी पैसे पहुंचते हुए चलते हैं, ठीक है। नॉन टैक्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की बात यहाँ पे कही जा रही है, सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की बात कही जा रही है। फिर यहाँ पे हम लोग बात करें ग्रांट्स जो दिया जाता है। फिर हम लोग बात करें इंटरेस्ट से भी जो पैसे आते हैं। फिर प्रॉफिट और लाभ की बात की जा रही है, ठीक है। एक सेकंड, ये उल्टा लिख दिया, एक सेकंड। ये सारे के सारे यहाँ पर आएंगे, सारे के सारे कहाँ पे आएंगे, ये इस नॉन टैक्स में आएंगे, ठीक है, इस नॉन टैक्स में आएंगे। इनडायरेक्ट टैक्स में नहीं आएंगे, नॉन टैक्स में। नॉन टैक्स में जो पैसे आपके आते हैं वो कहाँ से आएंगे, ये सेलिंग ऑफ गुड्स, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। दूसरा आपका हो गया ग्रांट्स, जो सहायता यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। फिर आपका इंटरेस्ट हो गया, उससे जो पैसे आते हैं। और जो प्रॉफिट्स होते हैं सरकार को, वहाँ से वो पैसे उनके पास पहुँचते हैं, ठीक है। अब रेवेन्यू हो गया, रेवेन्यू का रिसिप्ट हो गया। अब रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर देखते हैं कि राजस्व व्यय क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे खर्च होता है, वो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, रेवेन्यू की अगर हम लोग बात करें, रेवेन्यू की अगर हम लोग बात करें, एक सेकंड, रेवेन्यू की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि रेवेन्यू में खर्च कहाँ कहाँ पे हुए, एक्सपेंडिचर कहाँ पे हुए, जो प्राप्त हुए पैसे वो खर्च कहाँ कहाँ पे हुए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं खर्च कहाँ कहाँ पे होंगे, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। इंटरेस्ट को पेमेंट करने में, इंटरेस्ट पेमेंट में ये पैसे खर्च हुए, ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट में। फिर जो ग्रांट्स, जो सहायता दिया गया था उसमें पैसे दिए गए, ठीक है। फिर आपका सब्सिडीज़ के रूप में पैसे दिए जाते हैं। फिर इसमें डिफेंस सेक्टर हो गया, फिर पेंशन हो गया। तो इन सब सेक्टर्स का जो आप देख सकते हैं, इन सब सेक्टर से जो एक्सपेंडिचर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, उन पैसों का जो पैसे प्राप्त हुए हैं सरकार को, उन पैसों से, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें कैपिटल की, रेवेन्यू पार्ट खत्म हो गया ना, रेवेन्यू का रिसिप्ट बता दिया, एक्सपेंडिचर बता दिया, है ना, और रेवेन्यू अगर हम लोग बात करें तो रेवेन्यू वाला पार्ट कंप्लीट कर दिया। अब आइए कैपिटल वाले पार्ट में, पूंजी वाले पार्ट में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं चीज़ों को लेकर के। तो पूंजी की अगर हम लोग बात करें, कैपिटल की बात करें, पूंजी की बात करें, तो पूंजी में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पूंजी में भी यहाँ पे क्या हो रहा है, पूंजी में यहाँ पे प्राप्तियाँ, कहाँ से पैसे आ रहे हैं, देखिए सबसे पहला जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा नन डेप्ट, जहाँ पे हमने कुछ भी किराया ना रखा हो, डिसइन्वेस्टमेंट से। दूसरा क्या हो गया, लोन को ख़त्म करने को लेकर के, लोन रिकवर करने को लेकर के, ठीक है, उसको यहाँ पे बात की जा रही है नॉन डेप्ट में। और दूसरा होता है डेप्ट, कर्ज,
कर्ज में कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये आपका दो चीज़ होता है, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। ठीक है, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। ठीक है, तो यहाँ पे उसी को लेकर के बात की जा रही है, कर्ज कहाँ कहाँ पे खो रहे हैं सरकार के तरफ से। ठीक है, और अगर हम लोग बात करते हैं कैपिटल के एक्सपेंडिचर की। ठीक है, कैपिटल के एक्सपेंडिचर की, यहाँ से पैसे तो आ जा रहे थे, अब खर्च कहाँ कहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लोन्स को देने में खर्च हो रहे हैं, लोन्स को देने में खर्च हो रहे हैं, फिर कैपिटल एसेट्स देने, यहाँ पे प्रॉपर्टी को लेकर के यहाँ पे बेसिकली ये पैसे खर्च हो रहे हैं, और पैसे खर्च हो रहे हैं इन्वेस्टमेंट को लेकर के। ठीक है, इन्वेस्टमेंट को लेकर के पैसे यहाँ पे खर्च हो रहे हैं, ये ध्यान में रखते चलिएगा। उसी को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है। ठीक है, उसी को लेकर के बात यहाँ पे कही जा रही है। तो अगर मैं थोड़ा सा आपको ये ब्यौरा दूँ, थोड़ा सा आपको ब्यौरा दूँ इन पूरे चार्ट का। ठीक है, इन पूरे चार्ट का अगर मैं थोड़ा सा आपको चीज़ें दिखाऊं तो और अच्छे से क्लियर होता हुआ चलेगा। जैसे हिंदी में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, ये टेबल बना रहा हूँ। तो ये आपका बजट है। ठीक है, ये बजट है। बजट यहाँ पे आप देख सकते हैं दो भाग में यहाँ पे इसको बांटा गया है। एक आपका क्या है, एक है आपका सार्वजनिक आय। क्या है ये, सार्वजनिक आय। और ये क्या है, ये है सार्वजनिक व्यय। क्या है, सार्वजनिक व्यय, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको लिख लीजिए रेवेन्यू, और ये लिख लीजिए क्या, ये आपका कैपिटल। ठीक है, इसमें से सार्वजनिक आय से ये दो पार्ट में बट गया है। ठीक है, ये दो पार्ट में बटा है। कौन कौन सा पार्ट है, कौन कौन सा पार्ट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज राजस्व आय, दिस इज राजस्व आय, और ये है ये पूंजीगत आय। देखिए, आय मतलब क्या हो गया, जहां से हम पैसा प्राप्त कर रहे हैं, जहां से हम पैसा कमा रहे हैं, और वह क्या हो गया, जिस पर हम पैसा खर्च कर रहे हैं। ठीक है, जिस पर हम पैसा खर्च कर रहे हैं उसी से लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है। ठीक, उसी तरह से इसको भी आप कर सकते हैं, दिस इज राजस्व आय, राजस्व व्यय। ठीक है, राजस्व, ये पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय, यहाँ पे क्या होगा, पूंजीगत व्यय। ठीक है, क्या होगा ये आपका होगा पूंजीगत व्यय होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका राजस्व आय की अगर मैं बात करूँ, राजस्व आय की बात करूँ तो ये आपका दो पार्ट में बटा हुआ है। ये आपका दो पार्ट में अभी हम लोगों ने बांटा था। तो एक हो गया कर राजस्व, क्या हो गया, कर राजस्व, यानी डायरेक्ट टैक्स की बात कही जा रही है। यहाँ पे क्या हो गया, गैर कर राजस्व की बात यहाँ पे कही जा रही है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको लेकर के यहाँ पे जो राजस्व व्यय है, ठीक है, ये दोनों तो व्यय में आएगा ना, ये दोनों तो व्यय में आएगा, ये दोनों आय में आएगा, क्योंकि यहाँ पे पैसे आ रहे हैं और यहाँ से पैसे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों व्यय में आएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ पे जो बेसिकली इसका जो डिवीजन आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये आपका राजस्व व्यय जो है इसके भी दो पार्ट होते हैं। राजस्व व्यय जो है इसके भी दो पार्ट है, एक है आपका योजनागत व्यय। क्या है ये, योजनागत व्यय, यानी डेप्ट कहा जाता है। और ये क्या हो गया, गैर योजनागत व्यय, यानी ये क्या हो गया, गैर योजनागत व्यय, नॉन डेप्ट। ये डेप्ट हो गया, ये नॉन डेप्ट हो गया। ठीक है, डेप्ट हो गया, नॉन डेप्ट हो गया। अब अगर हम लोग बात करें
ये हम लोग बात करें, ये आपका हो गया किसमें, ये आपका हो गया बेसिकली राजस्व व्यय के अंदर में, राजस्व व्यय के अंदर में। ठीक है, ये पूंजीगत व्यय जो है, पूंजीगत व्यय जो है इसका भाग आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली ये कहाँ पे यूज होता है, लोन्स को देने में, लोन्स को देने में ये आपका यूज होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, और अगर मैं बात करूँ कैपिटल एसेट्स में, कैपिटल एसेट्स में इसका उपयोग किया जाता है। और इसकी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा, इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा, जहाँ से पैसे आपके जहाँ पे इन्वेस्ट किया जाता है सरकार के तरफ से। डेप्ट जो होता है वो दो तरह का होता है। ठीक है, डेप्ट जो होता है वो दो तरह का होता है। ठीक है, योजनागत व्यय जो होता है वो दो तरह का होता है। कौन कौन होता है, एक होता है इंटरनल, इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसी तरह से आपको यहाँ पे गैर योजनागत व्यय की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके भी दो पार्ट होते हैं। एक होता है डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट, और एक होता है लोन्स रिकवर्ड, लोन को प्राप्त करने वाली टीम, ये ध्यान रखिएगा, लोन्स रिकवर्ड, ये नॉन डेप्ट में आता है, ये ध्यान रखते चलिएगा। ठीक है, तो इसी को लेकर के पूरा टेबल आप यहाँ पे देख सकते हैं। गैर राजस्व की बात करें तो गैर राजस्व आय की एक चीज यहाँ पे मिस हो गया। गैर राजस्व आय जो है वो कहाँ से प्राप्त होता है, शुल्क से, शुल्क से, ये ध्यान रखिएगा। फिर कहाँ से प्राप्त होता है, ब्याज से, फिर लाभ से। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, कर राजस्व जो है, कर राजस्व जो है ये भी आपका दो पार्ट में। पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट है प्रत्यक्ष कर, क्या है ये, प्रत्यक्ष कर, और दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, तो ये पूरा टेबल आपका हो गया जो कि मैंने अभी आपको बताया। अब आइए बजट की तरफ बढ़ते हैं, बजट की तरफ बढ़ते हैं तो आप बजट यहाँ पे देख सकते हैं। बिहार के वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद के द्वारा बजट को मंडे को यहाँ पे पेश किया गया। मंडे मतलब ये पेश किया गया 28 फरवरी 2022। ठीक है, तो ये डेट याद रखते हुए चलेगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं समाज कल्याण के लिए 12,365 करोड़ रुपए का यहाँ पे बजट में इसके बारे में आवंटन किया गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं बजट के बारे में यहाँ पे आवंटन किया गया। इसमें योजना मद में 1,230.25 करोड़ तथा स्थापना मद में 1,37,460 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। अब ये क्या बात कहा जा रहा है, आइए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, ये जो बात कही जा रही है ये बात आपको ऐसे नहीं समझ में आएगी, ये बात आपको यहाँ से समझ में आएगी, ये बात आपको यहाँ से समझ में आएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 28 फरवरी को 2022 को बजट यहाँ पे पेश किया गया है बिहार के विधानसभा में तारकिशोर प्रसाद जी के द्वारा। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल एक्सपेंडिचर, अभी मैंने आपको बताया था ना एक्सपेंडिचर को लेकर के, अभी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कीम के माध्यम से जो यहाँ पे निवेश किए जाएंगे, एक्सपेंडिचर की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, कैपिटल में आ रहा था ना, कैपिटल और राजस्व देखिए कहाँ से आता है, ये देखिए यहाँ पे जो आपके रेवेन्यू से कहाँ से प्राप्त होंगे। तो स्कीम्स एक्सपेंडिचर की बात करूँ तो 1,230.25 करोड़ देखने को मिलेगा, और कमिटमेंट एक्सपेंडिचर की बात करें तो वो 1,37,460 देखने को मिलेगा। ये और भी दोनों को मिला के कह रहा है तो कितना हो गया, 2,37,691.19 करोड़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि यहाँ का बजट का उतना बजट है इस बार का बिहार सरकार का। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसी को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर कम फाइनेंस मिनिस्टर तारकिशोर प्रसाद के द्वारा ये बजट को यहाँ पे पेश किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। तारकिशोर प्रसाद ये नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखते चलिएगा। किस वित्त वर्ष की बात कर रहे हैं, 2022-23 की बात कर रहे हैं। दिस टाइम बजट वाज डिवाइडेड इनटू 6 सेक्शन, तो ये 6 सेक्शनों में इसको बांटा गया है। 6 सेक्शन कौन कौन से याद रखिए, कितने सेक्शन में इसको बांटा गया है, तो ये 6 सेक्शन में इसको बांटा गया है, ये ध्यान रखिएगा। तो बिहार विधानमंडल में वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट यहाँ पे पेश किया गया। बजट में 6 वर्गों में बांटा गया। ठीक है,
6 वर्गों में इसको बांटा गया, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि में निवेश, कृषि, ग्रामीण और शहरी समेत विभिन्न वर्ग यहाँ पे शामिल है। तारकेश्वर प्रसाद ने बजट भाषण में कई अहम घोषणाएं भी की है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 6 सेक्टर आपको यहाँ पे दिख गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 सेक्टर किससे किससे संबंधित है। 6 सेक्टर किससे किससे संबंधित है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हेल्थ को लेकर के है, हेल्थ को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, यहाँ पे एग्रीकल्चर को लेकर के है, एग्रीकल्चर, रूरल और अर्बन को लेकर के है। तो ये निवेश भी कही जा रही है, कृषि सेक्टर में की जाएगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे तारकेश्वर प्रसाद जी के द्वारा यहाँ पे पेश करते टाइम इनके द्वारा ये सारी भाषण में कही जा रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 16,000 करोड़ रुपए यहाँ पे हेल्थ और मेडिकल सर्विसेज को यहाँ पे प्रदान किए गए हैं। बजट में 39,000 का एकड़ का यहाँ पे ऑलरेडी दिया जा चुका है। तो इसी चीज को लेकर के यहाँ पे बजट में ये सारी बातें पेश की गई है। हाइलाइट्स थोड़ा सा देख लेते हैं। विधायिका में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य में जीडीपी की वृद्धि दर में 9.8% रहने का अनुमान है। यानी जीडीपी का रेशियो जो यहाँ पे बताया जा रहा है वो कितना रहेगा, 9.8% रहेगा। ये कहाँ किसकी बात कही जा रही है, बिहार बजट में बात कही जा रही है, ये ध्यान रखिएगा, नेशनल मत समझिएगा। तो बजट 2022-23 के तहत बिहार में स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए 16,134 करोड़ रुपए का आवंटन यहाँ पे किया गया है। बिहार में छात्र क्रेडिट कार्ड योजना के तहत राज्य के बजट में 700 करोड़ का प्रावधान यहाँ पे किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा सहित मूलभूत सुविधाएं पर बजट में 29,000 करोड़ रुपए यहाँ पे प्रावधान किया गया है। बिहार में कृषि मंत्री अमरिंदर प्रताप सिंह ने बिहार विधानमंडल में बताया कि सरकार छात्रों में मृदा परीक्षण प्रयोगशाला खोलने के लिए अनुदान दे रही है। बीएससी पास छात्र अगर लैब खोलता है तो उसे 5 लाख तक का अनुदान यहाँ पे किया जाएगा। राज्य में इथेनॉल का कोटा 18.5 करोड़ लीटर से दोगुना होकर 36 करोड़ रुपए लीटर हो गया है। ग्रामीण संपर्क योजना के 220 करोड़ रुपए हैं। स्वच्छ गांव के लिए 89,100 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। शहरी क्षेत्र के विकास के लिए प्रथम चरण में विभिन्न योजनाओं के तहत कुल 550 करोड़ रुपए यहाँ पे प्रावधान किया गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए ये आपका एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है, व्यय हो गया, खर्च हो गया, ये ध्यान रखिएगा जहाँ से प्राप्त हो रहे पैसे। दिस इज एक्सपेंडिचर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ABCD सब मिला करके यहाँ पे बोला जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल कितना है, 64,788, ठीक है। जिसमें स्टैब्लिशमेंट कमीशन एक्सपेंडिचर, एनुअल स्कीम, ग्रांट इन एड सैलरी, कॉन्ट्रेक्चुअल सैलरी, तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। बाकी दूसरे चीज में पेंशन में आप देख सकते हैं कितना करोड़ रुपए, इंटरेस्ट में, रिप्लिकेबल में कितने करोड़ रुपए यहाँ पे निर्धारित किए गए, वो सब यहाँ दिखा हुआ है। टोटल रिसिप्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, टोटल रिसिप्ट कितने का आएगा। तो यहाँ पे रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट दोनों की बात यहाँ पे कही जा रही है। 2,37,891 करोड़ रुपए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, 1 और 2 मिला करके। रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करें तो 1,96,704 करोड़ रुपए यहाँ पे आप देख सकते हैं। 1 और 2 यानी स्टेट शेयर टैक्सेस को लेकर बात की जा रही है, गवर्नर टैक्स एड को लेकर के बात कही जा रही है। स्टेट का ऑन रेवेन्यू जो है वो आपका 41,337 रुपये है और स्टेट नॉन टैक्स रेवेन्यू आप ये देख सकते हैं 6,135 करोड़, जो कि कुल मिलाकर के 47,522 करोड़ रुपए रहने जा रहा है, ठीक है। तो उसी को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है हिंदी में। बाकी राजस्व के अपने राजस्व यहाँ पे आप देख सकते हैं, राजस्व के कर राजस्व की विभिन्न स्रोत यहाँ पे आप देख सकते हैं। राज्य के मुख्य गैर का राजस्व के विभिन्न स्रोत आप देखने को मिलेंगे। झारखंड से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन मद से भुगतान की गई राशि से हिस्सा जो होगा वो 310 करोड़ रुपए इनको दिए गए हैं। तो कुल यहाँ पे 6,135 करोड़ रुपए और क्षेत्र मुख्य गैर कर का राजस्व दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूंजीगत प्राप्तियां की बात करें तो 41,167 करोड़ रुपए यहाँ पे प्राप्त हुए हैं।
कुल व्यय जो है वो 2,37,691 करोड़ रुपए यहाँ पे अभी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बजट एक्सपेंडिचर की बात करें तो वो 2,37,691 यहाँ पे आप देख सकते हैं इस साल का बजट रहने जा रहा है, जिसमें से ये इतना जो करोड़ रुपए है वो बजट एस्टिमेट्स की बात कही जा रही है, ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा पिछले साल के कंपैरिजन में। पिछले साल कितना था? पिछले साल इतना था, 2,18,302 करोड़ रुपए था। इस बार आपका 2,37,691 करोड़ रुपए यहाँ पे देखने को मिलेगा। इन सभी सेक्टर्स पे यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे पैसे अलॉट किए गए हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो उसी को लेकर के ये सारी बातें हैं, ये ध्यान में रखते हुए चलेगा। कहाँ कहाँ पे सहायता दी जा रही है वो यहाँ पे लेकर के बात कही जा रही है। तो ये पूरा का पूरा ब्यौरा जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं। वित्त वर्ष कुल राजस्व व्यय में इतना करोड़ अनुमानित किया गया है, जो वित्त वर्ष 21-22 के बजट के अनुमान में कितना ज़्यादा है, 1,77,071.39 करोड़ रुपए से ये आपका अधिक है। ठीक है, 14,835 करोड़ रुपए से अधिक है। पिछले बार आप देख सकते हैं, पिछले बार ये था, इस बार ये आपको देखने को मिलेगा। पिछले बजट सत्र में कुल पूंजीगत व्यय में इतना करोड़ रुपए अनुमानित किया गया था 2021-22 के बजट में 41,000, और 2022 में आप यहाँ पे देख सकते हैं 2022 में इतना अधिक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। वहीं सारे सेक्टर्स को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है, ये ध्यान रखिएगा। इन सभी सेक्टर्स को एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। देखिए, रेवेन्यू सरप्लस के बारे में बताया गया है, फिजिकल डेफिसिट्स घाटा के बारे में बताया गया है, ये रेवेन्यू सरप्लस अधिशेष के लेकर के बात कही जा रही है, ये ध्यान रखिएगा। एजुकेशन डिपार्टमेंट को कितना दिया गया है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सारे के सारे आपके करोड़ में है, ये ध्यान रखिएगा। ग्रामीण क्षेत्र को यहाँ पे इतना दिया गया है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को इतना, रूरल वर्क्स हेल्थ डिपार्टमेंट, अर्बन डेवलपमेंट हाउसिंग यानी या शहरी क्षेत्रों के निर्माण को लेकर के, पानी के संसाधन विभाग को यहाँ इतना, खेती को लेकर के इतना, और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में इतना रुपए यहाँ पे इस बार आपको देखने को मिलेगा जो कि एलोकेट किए गए हैं। ठीक है, शिक्षा विभाग वगैरह सब यहाँ पे आप देख सकते हैं। सभी के बारे में यहाँ पे आपका डिटेल में ब्यौरा यहाँ पे दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। इस सारे के सारे आपको पीडीएफ्स में आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे आर्थिक सर्वेक्षण के साथ, आर्थिक सर्वेक्षण के साथ, ये ध्यान में रखते हुए चलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 यहाँ पे पीडीएफ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, करेंट अफेयर्स का, करेंट अफेयर एमसीक्यू का और द हिंदू का। ये तीनों आपको डेली बेसिस में प्रोवाइड किया जा रहा है, और ये मंथली प्राइस को लेकर के, जो कि नॉमिनल प्राइस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 299 रुपये आप देख सकते हैं पर मंथली आपको पे करना है। आपको डेली बेसिस पे आपको 100 पीडीएफ्स आपको अलॉट किए जाएंगे मंथली बेसिस पे, ये तीनों मिला करके देख सकते हैं। करेंट अफेयर्स, करेंट अफेयर एमसीक्यू और द हिंदू को तीनों मिला करके आपको 300 रुपये पर मंथ में आपको ये एलोकेट किए जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। आपको दिया जाएगा, ये ध्यान में रखते हुए चलेगा। ठीक है, ये दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे बिहार न्यूज़ का अगर किसी को नोट्स लेना हो, बिहार न्यूज़ एनालिसिस, ये भी डेली बेसिस का है, ये आपको पर मंथ आपको दिया, मंथली पेमेंट इसको 150 रुपये। देखिए, जिन्होंने बिहार न्यूज़ लिया टेंशन मत लीजिए, इसी में आपको बजट का भी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा और इकोनॉमिक सर्वे भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो जो भी लोग अभी जो भी लोग इसको परचेज किए हैं, आप टेंशन मत लीजिएगा। जिन लोगों ने इसको परचेज किया है उसी में आपको ये भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आपको इसके लिए कोई भी एडिशनल फी नहीं पे करनी है। बाकी ये तीनों जो परचेज किए हैं उनको यहाँ पे बिहार बजट और इकोनॉमिक सर्वे नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके लिए आपको इसको परचेज करना पड़ेगा, क्योंकि बिहार बजट इकोनॉमिक सर्वे जो है आर्थिक सर्वेक्षण, इसमें मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ डिटेल्ड में। न्यूज़ कटलेट सीरीज भी आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा, तो ये भी ध्यान रखिएगा। बाकी ये पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ये सफिशिएंट नोट्स है आपके मेंस को लेकर के और इंटरव्यू को लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है बिहार बजट, जो कि आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी एक और आप देख सकते हैं फरवरी से अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर के नोट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा लास्ट ईयर के, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फरवरी से अप्रैल तक का जो करंट अफेयर्स होगा, लास्ट फरवरी 2021 से अप्रैल 2022 तक का जो पीडीएफ होगा करंट अफेयर का, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। ये मैं 2 सीरीज में यहाँ पे आपका रिलीज हो रहा है।
तो फरवरी से अक्टूबर 2021 तक का जो प्राइस है वो यहाँ पे 399 है। ये नॉमिनल प्राइस है, ये ध्यान रखिएगा। और ये प्राइस आपको यहाँ पे 400 का आपको पड़ेगा। और इसके बाद का भी आपको देखने को मिलेगा जो कि आपको नेक्स्ट वीक तक आएगा, जो कि नवंबर से आपका अप्रैल तक, नवंबर से मार्च तक का रहेगा। ये ध्यान रखिएगा, नवंबर से मार्च तक का रहेगा और वो उसको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो जो बिहार न्यूज़ परचेज किए, टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, आपको ये बिहार बजट और इकोनॉमिक सर्वे आपको अलॉट कर दिए जाएंगे, आपको उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। बाकी जो ये परचेस करना चाहते हैं, क्योंकि ये आपका लास्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं 9 मंथ का आपको ये देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको क्या क्या मिलेंगे, यहाँ पे आपको करंट अफेयर एनालिसिस मिलेगा, ठीक है, मंथली बेसिस पे। फिर यहाँ पे एमसीक्यूज मिलेंगे, एमसीक्यूज के भी पीडीएफ मिलेंगे। और ये मैप के साथ एक्सप्लेनेशन यहाँ पे किया गया है सारी चीज़ों को लेकर के। तो ये चीज़, तीनों चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। हर न्यूज़ को मैप के साथ कनेक्ट किया गया है, तो उसको भी आपको समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात है, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको ये नोट्स है। ये सारे नोट्स आप देख पा रहे हैं ना, वो इंग्लिश हिंदी दोनों में है। बिहार न्यूज़ सिर्फ आपको हिंदी में मिलेगा, बिहार न्यूज़ आपको हिंदी में मिलेगा, बाकी सब इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको नोट्स मिलेंगे। ये ध्यान में रखते चलेगा, तो वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो जो भी लोग परचेज करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिया हुआ है, उस पर व्हाट्सअप कीजिएगा, आपको वहीं पे बताया जाएगा। पेमेंट्स को लेकर के आप पेमेंट कर दीजिएगा, आपको वहीं पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिए जाएंगे मंथली। यहाँ पे ये डेली, जो भी ये परचेज नहीं किए हैं, मैं उनको बता दूँ, जो ये परचेज करेंगे उनको डेली बेसिस पे क्लासेस के बाद, क्लास खत्म होने के बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा, ये आपको डेली बेसिस प्रोवाइड किया जा रहा है, ये भी डेली बेसिस प्रोवाइड किया जा रहा है। और इसी में ही आपको बजट और इकोनॉमिक सर्वे भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। बाकी ये न्यू सीरीज आया है जो कि अपकमिंग जो 67 प्रीलिम्स एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप परचेस कर सकते हैं, ये ध्यान रखते हुए चलेगा, ठीक है। तो वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, जल्द से जल्द सब्सक्राइब करते हुए चले। और हाँ, मैं आपको बता दूं, ये प्राइस आपका फिक्स नहीं है, ये मंथली बेसिस पे जो प्राइस है ना, ये प्राइस आपका और कम हो जाएगा, लेकिन वो बस सब्सक्राइबर जो है वो 1000 क्रॉस होगा तभी। ये प्राइस जो आप देख पा रहे हैं, ये 299 पर मंथ जो आप देख पा रहे हैं, 149 पर मंथ देख पा रहे हैं, इसमें ये प्राइस आपका कम होगा, बहुत जल्द कम होगा, जैसे ही आपका सब्सक्राइबर 1000 क्रॉस करेगा तब, ठीक है। तो जल्द से जल्द, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं, ताकि ये मंथली का जो प्राइस है वो आपको और कम हो जाए। ऐसे तो बहुत नॉमिनल प्राइस है, लेकिन और प्राइस अगर आपको कम करना हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें बाकी लोगों से, ताकि ये 1000 जल्द से जल्द क्रॉस कर जाए और मैं आपका प्राइस वहाँ पे कम हो कर दूँ, तो उसको लेकर के यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।